हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ये हमारा जो वीडियो है इसमें हम सॉल्व करेंगे डीएसएसबी पीजीटी सोशोलॉजी के क्वेश्चन पेपर को, जो हमारा 200 सोशोलॉजी क्वेश्चन सीरीज चल रही है उससे रिलेटेड है ये वीडियो। इससे पहले 90 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे, इससे आगे के क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसने बॉम्बे में अंतर जातीय और अंतर सामुदायिक विवाह का अध्ययन किया? कौन है जिन्होंने बॉम्बे में अंतर जातीय और अंतर सामुदायिक विवाह का अध्ययन किया? ऑप्शन देखिए, वाई सिंह, आर गांधी, सीटी कन्नन या फिर गिरिराज गुप्ता। तो कौन है जिन्होंने बॉम्बे में किया था अंतर जातीय और अंतर सामुदायिक विवाह का अध्ययन? इसमें से कौन से हैं? योगेंद्र सिंह, आर गांधी, सीटी कन्नन या फिर गिरिराज गुप्ता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीटी कन्नन। सीटी कन्नन ने अध्ययन किया था बॉम्बे में जो इंटर कास्ट मैरिज होती है और जो इंटर कम्युनिटी मैरिज होती है उसके बारे में अध्ययन किया था। किसने? सीटी कन्नन ने। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर शहरी बाजार के प्रभाव का अध्ययन किया, जो लखनऊ के निकट मोहना नामक गांव में अध्ययन का केंद्र बिंदु रहा? तो कौन है जिन्होंने लखनऊ के पास एक गांव है मोहना, वहां पर अध्ययन किया ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है शहरी बाजार का? ठीक है, ये इनका टॉपिक था। ऑप्शन है एस.सी. दुबे, जी.एस. घुरिये, वाई सिंह, डी.एन. मजूमदार। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये अध्ययन किया था डी.एन. मजूमदार ने। डी.एन. मजूमदार ने अध्ययन किया था कहाँ का? लखनऊ के निकट मोहना गांव का, कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उस पर शहरी बाजार का क्या प्रभाव पड़ता है। इन्होंने जो ग्रामीण जीवन शैली है उसको अपने आप में एक संपूर्ण जीवन शैली, जीवन विधि माना था डी.एन. मजूमदार ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्धरण कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया है? कौन सा इसमें से एग्जाम्पल है या कह सकते हो कि कौन सी बात है जो कि कार्ल मार्क्स ने कही है? उद्धरण मीन्स होता है कोटेशन। तो कौन सा कोटेशन है या कौन सी बात है जो कि कार्ल मार्क्स ने कही है? उत्पादन के संबंध में स्थिति उत्पादन के वर्ग का संकेत देती है। भूमि का स्वामित्व उत्पादन के वर्ग का संकेत देता है, या फिर व्यवसाय उत्पादन के एक वर्ग का संकेत प्रदान करता है, या फिर आय उत्पादन के एक वर्ग का संकेत प्रदान करता है? तो इसमें से कौन सा है जो कि कार्ल मार्क्स से संबंधित है? तो देखो, जब भी हम मार्क्स की बात करते हैं तो मार्क्स क्या कहता है कि जो हमारे प्रोडक्शन के टाइम के जो रिलेशन है, यानी उत्पादन संबंध है, जैसे वो होंगे उसी प्रकार के समाज में वर्ग बनेंगे। ठीक है, जैसे कि पुराने समय में क्या था, सामंत और अर्धदास किसान था। उससे पहले क्या था कि दासत्व वाले युग में दास लोग थे और एक स्वामी लोग थे। फिर क्या हुआ, पूंजीपति और सर्वहारा वाले युग आ गया। तो जैसा भी उत्पादन संबंध होगा उसी प्रकार का वर्ग होगा समाज में, ये बोलता है मार्क्स। यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में संतुलित शहरीकरण प्राप्त करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उठाया गया कदम नहीं है? पश्चिम बंगाल सरकार ने कौन सा स्टेप लिया था कि जो शहरीकरण है वो संतुलित मात्रा में रहे, ना तो बहुत ज़्यादा हो और ना ही बहुत कम हो, संतुलित मात्रा में रहे। तो इसमें से कौन सा उनके द्वारा लिया गया स्टेप नहीं है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, केवल कोलकाता विकास के लिए अधिक धनराशि आवंटन, छोटे और मझोली शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, शहरी नियोजन में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों और महिलाओं की भागीदारी। तो देखो, बात क्या हो रही है? संतुलित शहरीकरण। संतुलित मतलब साथ साथ में गाँव का भी विकास हो और साथ साथ में शहरीकरण भी होता रहे। तो इसके लिए क्या ज़रूरी हो जाएगा? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यानी गाँव पे भी हम ध्यान दें, जो ग्राम पंचायत है, फिर उसके बाद ब्लॉक स्तर पे है, फिर राज्य स्तर पे है, जो मतलब जो स्थानीय चीज़ें हैं इन पे हम ध्यान दें। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। और फिर क्या है
कि छोटे और मंझोले शहरों और ग्रामों का विकास की साथ साथ में कस्बे और गांव भी विकसित होते रहें। शहर तो बढ़े ही, लेकिन साथ साथ में इन क्षेत्रों का भी विकास हो। और शहरी नियोजन जब हम करें तो वहाँ पर जो वर्ग हैं पिछड़े, जैसे महिलाएं हैं और जो अदर पिछड़े वर्ग के लोग हैं, तो उन पे भी हम ध्यान दें। तो ये तो हो गया संतुलित। लेकिन अगर हम सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर कोई भी जगह है वहाँ को ज़्यादा फोकस कर देंगे तो वो संतुलित नहीं रह जाएगा। तो ये जो है ये गलत है, यानी कि ये स्टेप नहीं लिया गया है। ठीक है, ये स्टेप नहीं लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ये कथन किसने दिया कि विवाह की जड़ें परिवार में होती हैं, ना कि परिवार की जड़ें विवाह में? किसने कहा है विवाह की जड़ें परिवार में होती हैं, ना कि परिवार की जड़ें विवाह में? यानी कि जो विवाह है वो परिवार से आया है, यानी परिवार पहले था। परिवार की जड़ें विवाह में नहीं होती, यानी परिवार पहले था, विवाह की जड़ें परिवार में होती हैं। ठीक है, ये चीज़ बोल रहा है। तो किसने कहा? एडविन वेस्टरमार्क, मर्डॉक या फिर मेलानोव्स्की? तो ये किसने कहा है? ये कहा है आपके वेस्टरमार्क ने कि जो विवाह की जड़ें हैं ये परिवार में होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोवी के अनुसार कौन है जो संपत्ति को सामंती आधार पर रखता है? लोवी, इन्होंने बताया कि इसमें से कौन है जो कि सामंती आधार पर संपत्ति को अभी भी रखते हैं। ऑप्शन देखिए, जिम्बाब्वे के गोंड, युगांडा के डाहोमी, दक्षिण भारत के वेंकट या फिर उत्तरी अफ्रीका की होपी। तो इन्होंने अध्ययन किया था युगांडा के डाहोमी और इसको बताया था ये क्या है, संपत्ति को सामंती आधार पर अभी भी रखते हैं। सामंत और जो है अर्धदास किसान, उस तरीके से जो परंपरा है वो अभी भी यहाँ पर पाई जाती है। सामंती आधार पर सारी चीज़ें अभी भी रखते हैं वो लोग। अगला क्वेश्चन है, ये कथन किसने दिया कि प्रतीकात्मक रूप में भारत के ग्राम समुदाय कई वर्षों के महान शहरों पर शासन करने वाले राजवंशों की सीमाओं से परे थे? तो ये किसने कहा है? ये कथन किसने दिया कि जो भारत के ग्राम समुदाय हैं ये कई वर्षों के महान शहरों पर शासन करने वाले राजवंशों की सीमाओं से परे थे? GS घुरिये, MN दुबे, SC दुबे या फिर RM सिंह? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था आपके GS घुरिये ने कि प्रतीकात्मक रूप से जो भारत के ग्रामीण समुदाय हैं ये कई वर्षों के शहरों पर शासन करने वाली राजवंशों की सीमाओं से परे थे। मतलब अपने आप में ही ग्रामीण समुदाय स्वायत्त तरीके से रहे हैं और जो शहरी शासन करने वाले राजवंश रहे हैं वो उनकी सीमाओं से परे थे, यानी उनसे हट करके थे। ठीक है, ये मानना था GS घुरिये का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परिवार को नातेदारी और विवाह मानदंडों और प्रथाओं की कार्यशाला के रूप में देखता है? कौन है जो कि परिवार को मानता है कि ये नातेदारी और वैवाहिक मानदंडों और प्रथाओं की कार्यशाला है? SC दुबे, पटेल, घुरिये या फिर वाई सिंह? तो कौन है? राइट आंसर है बी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का ग्रामीण शहरी प्रवास नहीं है? जो सामाजिक विवाद के चलते ग्रामीण क्षेत्र छोड़ रहे हैं, या फिर ग्रामीण आसपास के शहरों में पलायन करते हैं, या फिर ग्रामीण दूर शहरों में रोजगार के लिए जाते हैं, या फिर महानगरों का आकार बढ़ रहा है? तो इसमें से कौन सा होगा जो कि हम कहेंगे कि ग्रामीण शहरी प्रवास के अंतर्गत हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं? तो देखो, अगर महानगरों का आकार बढ़ रहा है मतलब कि लोग वहाँ पे जा रहे हैं, तो इसको तो हम काउंट करेंगे। गाँवों से लोग रोजगार के लिए दूसरे क्षेत्रों में जा रहे हैं, इसको भी हम ग्रामीण शहरी प्रवास मानेंगे। ग्रामीण आसपास के शहरों में पलायन कर रहे हैं, इसको भी हम मानेंगे कि वो शहरीकरण के कारण प्रवास कर रहे हैं। लेकिन अगर आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया और गांव के लोग किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर रहने लगे, तो इसको ग्रामीण शहरी प्रवास नहीं माना जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुस्तक है द डेथ ऑफ द फैमिली, इसके लेखक कौन है?
डेविड कूपर, वेबर, मॉर्गन या फिर एंजल्स? तो द डेथ ऑफ द फैमिली इस पुस्तक के लेखक हैं डेविड कूपर। ठीक है, ये राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है अनटचेबिलिटी इन रूरल गुजरात, इस पुस्तक के लेखक कौन है? अनटचेबिलिटी इन रूरल गुजरात, इसके लेखक आपको बताने हैं। ऑप्शन है बी के गांधी, आई पी देसाई, एन के मिश्रा या फिर जी एस दुबे। तो किसने लिखी है ये पुस्तक? अनटचेबिलिटी इन रूरल गुजरात। ये जो पुस्तक है इसके राइटर है आई पी देसाई। अनटचेबिलिटी इन रूरल गुजरात आई पी देसाई की पुस्तक है। इन्होंने परिवार से संबंधित अध्ययन किए हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये समाजशास्त्री रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कृतियाँ इनकी रही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु परिवार की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? परमाणु परिवार ये किसने दिया था? मैकाइवर, वेस्टरमार्क, दुर्खीम या फिर जिमरमैन? तो परमाणु परिवार, इसको कहीं कहीं पे आणविक या फिर नाभिकीय परिवार भी लिख देते हैं, यहाँ पर परमाणु परिवार दिया हुआ है। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? मैकाइवर, वेस्टरमार्क, दुर्खीम या फिर जिमरमैन? तो ये कॉन्सेप्ट दिया था जिमरमैन ने। आणविक, नाभिकीय या फिर परमाणु परिवार, ये एक ही चीज है, जिमरमैन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की तीव्र जनसंख्या वृद्धि के लिए कौन सा एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? अगर जनसंख्या ज़्यादा जल्दी गति से मतलब जो कह सकते हैं जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, तो उसमें से कौन सा एक कारण नहीं है? जल्दी शादी होना, जागरूकता की कमी, उच्च जन्म दर या फिर अप्रवासी? तो इसमें से कौन से कारण को हम कह सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो अगर शादी जल्दी हो रही है तो बच्चे बहुत सारे होंगे, पॉसिबिलिटी रहती है, तो यहाँ पर तो जनसंख्या वृद्धि की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी, तो ये तो होगा। जागरूकता की कमी यानी वो उनके अंदर इतना अवेयरनेस नहीं है, ये एक कारण है जनसंख्या वृद्धि का। उच्च जन्म दर है यानी कि जो फर्टिलिटी रेट है, जन्म दर है, वो सब बहुत ज़्यादा है, तो प्रजनन दर बहुत ज़्यादा, ये सारे रीज़न आएंगे। लेकिन अप्रवासी जो ये कारण है ये जनसंख्या वृद्धि में नहीं आएगा। ठीक है, तो डी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार लोग समाज के लिए जो विश्वास कर रहे हैं वो है, जो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है वो क्या कहता है कि समाज क्या है? भगवान के द्वारा दिया हुआ या भगवान के द्वारा नहीं दिया हुआ, या समाज बल का परिणाम है, या समाज तेजी से विकसित हुआ है? तो देखो, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जो है वो मानता है कि राज्य या समाज या फिर राजा, उसको भगवान ने बनाया है, उसके अगेंस्ट आप तर्क नहीं कर सकते, उसके निर्णयों के विरुद्ध आप नहीं जा सकते, यहाँ तक कि आप उसको सवाल भी नहीं कर सकते। तो ये क्या मानते हैं कि जो समाज है वो भगवान के द्वारा बनाया गया है, वो जैसा है वैसे ही उसको रहने दो और उसको पूरी तरीके से उसको मतलब मानो, उस पर आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते। तो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत बनता है समाज भगवान द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इमाइल दुर्खीम किस देश के समाजशास्त्री थे? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, जर्मनी या फिर अफगानिस्तान? तो जो दुर्खीम थे वो कहाँ के सोशोलॉजिस्ट थे? ये बहुत ही इजी है, सबको पता होगा इसका। राइट आंसर है फ्रांस। फ्रांस के समाजशास्त्री थे इमाइल दुर्खीम। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा धर्मनिरपेक्षता और भारतीय संस्कृति बेमेल है? यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं एक तरफ कि हम धर्मनिरपेक्ष हो जाएं और एक तरफ हम बात कर रहे हैं भारतीय संस्कृति के संदर्भ में, तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि भारतीय संस्कृति में बहुत सारे धर्म हैं, लोग धर्म को बिल्कुल अपने जीवन का आधार मानते हैं। तो यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता की बात करना एकदम बेमेल बात है। तो धर्मनिरपेक्षता और भारतीय संस्कृति में कोई मेल नहीं है, बिल्कुल बेमेल है। किसने कहा था? आशीष नंदी, टी एन मदान, राजीव भार्गव या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टी एन मदान। इनका मानना था कि जो भारतीय संस्कृति है और धर्मनिरपेक्षता है, ये दोनों बिल्कुल भी मतलब एकदम बेमेल टाइप है, अपोजिट कह सकते हो। अगला क्वेश्चन है, सोशियस और लोगस ये शब्द क्रमशः किससे लिए गए हैं? सोशियस और लोगस, हिब्रू, ग्रीक,
संस्कृत और भारत, हिब्रू और लैटिन, या फिर लैटिन और ग्रीक। बहुत इजी क्वेश्चन है। मेरी जो पहली वीडियो है यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी की, उसी में मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया हुआ है। सोशियस और लोगस, इन दो शब्दों से मिलकर के समाजशास्त्र बना है, सोशियोलॉजी शब्द बना है, और ये दोनों शब्द लिए गए हैं लैटिन और ग्रीक भाषा से। ठीक है, ग्रीक को कहीं कहीं पे यूनान भी लिख देते हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। जैसे पीजीटी 2016 का जो क्वेश्चन पेपर आया था, तो वहां पर यूनान लिख दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक आंदोलन के जीवन चक्र में प्रगतिशील चरणों के अनुसार कौन सा सही है। जो सामाजिक आंदोलनों का एक प्रगतिशील चरण, एक तरीके का जीवन चक्र जो बताया गया है, उसमें से इसमें से कौन सा सही कह सकते हैं। सामाजिक आंदोलन का जीवन चक्र है, उसमें से कौन सा चरण इसमें से सही है। ऑप्शन देखिए, सहसंयोजन, नौकरशाही, उद्भव और पतन, नौकरशाही, गठबंधन, उद्भव और पतन, उद्भव, गठबंधन, नौकरशाही और पतन, पतन, नौकरशाही, गठबंधन और उद्भव। तो जब भी कोई सामाजिक आंदोलन होता है तो उसका जीवन चक्र कैसे चलता है। सबसे पहले क्या होता है, सामाजिक आंदोलन का उद्भव हुआ, ठीक है। फिर क्या हुआ, गठबंधन, मतलब 2-3 ग्रुप आपस में मिल गए, उनमें चेतना आ गई, गठबंधन हुआ। फिर क्या होगा कि उसमें एक तरीके का संगठन वगैरह बन गया, तो नौकरशाही वगैरह इन्वॉल्व हुई। फिर धीरे धीरे उसका जो है पतन हो जाएगा। तो उद्भव, गठबंधन, नौकरशाही और पतन, ये सही सीक्वेंस है। ये सी इसका राइट हो जाएगा सामाजिक आंदोलन के जीवन चक्र में। अगला क्वेश्चन है, ये कथन किसने दिया कि समाज सामाजिक संबंधों का एक समूह है। समाज को सामाजिक संबंधों का समूह कौन मानता है। ऑप्शन देखिए, जिमरमैन, दुर्खीम, मैकलेवर, वेस्टरमार्क। देखो, समाज से संबंधित बहुत सारी परिभाषाएं हैं, सबने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है, तो जब भी कोई नई परिभाषा मिले तो उसको नोट डाउन जरूर कर लिया करो। फिलहाल ये जो परिभाषा है कि समाज सामाजिक संबंधों का एक समूह है, समूह और जाल ये दोनों अलग अलग हैं। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये कौन कहता है, मैकाइवर। समाज सामाजिक संबंधों का एक समूह है, ये कौन कह रहा है, मैकलेवर। ठीक है, कौन सा सामाजिक मानदंडों को लागू नहीं करता है। सामाजिक मानदंडों को लागू नहीं करता है, कौन सा लागू नहीं करता है। ठीक है, सजा और गिरफ्तारी, धर्म और जाति, सुदृढ़ीकरण और मान्यता। तो इसमें से कौन सा है जो कि कौन सा कारक मानदंडों को लागू नहीं करता है। केवल 2, केवल 1, 2, ना तो 1 ना 2 ना ही 3, और केवल 1 या फिर केवल 1, 2, 3। तो इसमें से कौन सा है जो कि मानदंडों को लागू नहीं करता है। तो ये तीनों ही कारक आएंगे, 1, 2, 3। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।